So hello everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of PMI analysis from the Hindu. In this session guys, we are going to discuss today's Hindu newspaper, and after reading every important article, we are going to do the PMI analysis, that is the pre-mains interview analysis of all the articles. Alright. So let's begin with the session without any delay. But before I begin, let me tell you how you should read the Hindu newspaper or any other newspaper. Alright. So after reading any particular article from any newspaper or the Hindu or Indian Express, first of all, you have to identify the potential of that article in your PMI, that is pre-mains and interview. Okay. After identifying the potential, how much potential this article holds, you have to connect it to your syllabus. उसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको? अपने syllabus से, कि आपके syllabus के कौन से पार्ट से ये कनेक्ट होता है. And after that, you have to make notes, and then you can expect any particular question in your pre-mains or interview. Alright. You cannot expect कि आप एक आर्टिकल पढ़ो और उसमें से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए. ऐसा नहीं होता है. Alright. This is not the way. आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस आर्टिकल को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू उसमें से कई चीजें ऐसी निकालनी पड़ेंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है. एंड दिस वी आर कॉलिंग एट पीएमआई एनालिसिस. और पीएमआई एनालिसिस हर आर्टिकल का करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज देयर इज नो नीड, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर्स. ऑलराइट. So let's move ahead to the very first article. And now मैं आपको पूरा आर्टिकल एक एक वर्ड पढ़ के नहीं पढ़ाने वाला, बिकॉज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आर्टिकल का जो जिस्ट है वो समझना जरूरी है. ठीक है. आप ऑफकोर्स व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर यू हैव टू रीड द एंटायर आर्टिकल, बट ये सेशन आपके लिए इसीलिए हेल्पफुल है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक एक वर्ड पढ़ के नहीं पढ़ाने वाला. ठीक है. इस आर्टिकल में जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट चीजें हैं मैं सिर्फ वो बताऊंगा आपको, एंड देन उससे रिलेटेड और अगर कुछ चीज होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट. तो द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम एडिटोरियल इटसेल्फ, बिकॉज उससे पहले के जो पेजेस थे उसमें कुछ आज खास था नहीं. So this is very important article and a very good article in fact. A Ukraine peace plan that needs a youth hand. Youth hand was the ex जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन. ये कौन थे? जनरल सेक्रेटरी थे यूनाइटेड नेशन के, और उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, और इसमें ये डिस्कस किया गया बेसिकली जो अभी यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया बीइंग द यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. ठीक है. और वो उन्होंने ये कह दिया कि ये यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, ओवरऑल यूनाइटेड नेशन कुछ कर सकता है, उनका ये कहना है. बट ऐसा नहीं है. देयर आर वेरियस एग्जांपल्स व्हेन यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी ने स्टेप लिए हैं टू रिजॉल्व एनी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, और इसी का एग्जांपल दिया है यूथ एंड का. इसके अलावा कोफी अन्नान साहब ने भी काफी ज्यादा कोशिश करी थी जब यूएसए और इराक का जो इशू हुआ था. ऑलराइट. सो लेट्स move ahead and let's talk about the important things which have been mentioned in this article. क्या क्या important चीजें mention है? तो first of all this article says that there was no evidence of any shuttle diplomacy conducted by the United Nations Secretary General. अब shuttle diplomacy का मतलब क्या होता है? शटल डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि जब कोई एक थर्ड पार्टी किसी दो पार्टी जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने की कोशिश करता है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? शटल डिप्लोमेसी. तो यही बोला गया इसमें कि जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी. देयर वर नो एविडेंस ऑफ शटल डिप्लोमेसी फ्रॉम सेक्रेटरी जनरल साइड. इनफैक्ट देयर सीम्स टू हैव बीन नो हाई यूएन ऑफिशियल सेंट इन द कपल ऑफ मंथ्स प्रीसीडिंग द रशिया इन्वेजन. देखो रशिया का इन्वेजन ऐसा तो नहीं है कि एक दिन पुतिन को सपना आया, वो सुबह उठा और उसने गोली चलानी शुरू कर दी यूक्रेन पे. ऐसा तो नहीं था. बहुत सारे पहले से ही स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि क्या रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता है. तो उन महीनों में भी जो प्रीसीडिंग मंथ्स थे उसमें भी कोई हाई ऑफिशियल फ्रॉम यूनाइटेड नेशन साइड नहीं भेजा गया ताकि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए. ऑलराइट. एंड दो बहुत ही अच्छे एग्जांपल इस आर्टिकल में मेंशन है. इन दोनों एग्जांपल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो इन योर मेंस एग्जामिनेशन. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से, तो यू कैन टेक दीज टू एग्जांपल्स. ऑलराइट. नंबर वन इज रिगार्डिंग द एक्स जनरल सेक्रेटरी यूथ हैंड, जिन्होंने मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था रिगार्डिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन द ईयर 1962, वो उन्होंने रिजॉल्व कराने में काफी बड़ा रोल प्ले किया था. एंड सेकंड एग्जांपल इज ऑफ मिस्टर कोफी अन्नान. ही वाज आल्सो द सेक्रेटरी जनरल. उन्होंने यूएसए जब
बॉम्बिंग करने वाला था इराक के ऊपर, तो उन्होंने खुद विजिट किया था बगदाद ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके. So these two examples are very classic. You can make use of these examples. All right. Now आगे चलते हैं. Now देखो ये जो आर्टिकल है बेसिकली दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात कर रहा है. सो अब हमारे दिमाग में चमकना चाहिए कि क्या और तरीके हैं या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है. तो उसकी बात कर लेते हैं. देखो आर्टिकल नंबर 98 है ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर. आर्टिकल नंबर 98, आर्टिकल का नंबर याद हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो नीड. आर्टिकल नंबर 98 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर ये कहता है कि डिस्पाइट अदर ड्यूटीज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है या जनरल सेक्रेटरी जो है उनके पास एक ड्यूटी और है कि वो वॉर्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे और जो डिस्प्यूट है उनका पीसफुल रेजोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो आर्टिकल 98 प्रोवाइड्स दैट सेक्रेटरी जनरल्स फंक्शन आल्सो इंक्लूड prevention of war and peaceful settlement of disputes. ठीक है. And how these disputes can be settled, there are various ways of that, like for example good offices, mediation, facilitation, dialogue processes, conciliation, arbitration and etc. तो इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात कर लेते हैं. जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड ऑफिस. यूनाइटेड नेशन गुड ऑफिस का मतलब या फिर एनी अदर गुड ऑफिस का क्या मतलब होता है. गुड ऑफिस क्या होता है, एक थर्ड पार्टी होता है. लेट्स से ए और बी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, ए और बी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और सी यूनाइटेड नेशन ने क्या करा, हम अभी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे. यूनाइटेड नेशन ने एक ऑफिस अपॉइंट किया, लेट्स से सी. अब ये जो सी है ये सी ऑफिस क्या करेगा, ए और बी के बीच में जो डायलॉग है उसको आगे बढ़ाएगा, उसको प्रोसीड करवाएगा. यहाँ पे बेसिकली सी का काम क्या होगा, ए और बी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कराना. कैसे रिजॉल्व कराएगा, इट विल प्रोवाइड अ ग्राउंड, इट विल प्रोवाइड अ बेस फॉर डिस्कशन. ठीक है. ये एक ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है बाहर से कि आप चलो आप अपने, जैसे लेट्स से ए है रशिया और बी है यूक्रेन. रशिया और यूक्रेन दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में ऑफ कोर्स डिस्कशन नहीं करेंगे. तो यूनाइटेड नेशन ने मान लो कि लेट्स से कोई एक जगह दे दी सी. ठीक है कि आप जाओ यहाँ पे डिस्कशन कर लो. तो इस सी जगह को हम क्या बोलेंगे, गुड ऑफिस बोलेंगे. अब ये जो सी वाला बंदा होगा या सी वाला जो ऑफिस होगा, ये सी सजेशंस प्रोवाइड नहीं कराएगा इसमें. इट इज ओनली प्रोवाइड अ लोकेशन. यू कैन से ठीक है आपको अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में डिस्कशन नहीं करना है तो आप आगे मेरे यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो. ठीक है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ गुड ऑफिस. देन अनदर वे ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट इज मीडिएशन. दूसरा तरीका क्या होता है, मीडिएशन. अब मीडिएशन में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है. थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करता है. ठीक है. बट मीडिएशन और गुड ऑफिस में डिफरेंस ये होता है कि मीडिएशन जो है वो अपने जो मीडिएटर होता है, मीडिएटर ऑल्सो प्रोवाइड्स सजेशंस टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्टीज. लेकिन गुड ऑफिस के केस में कोई भी सजेशन नहीं आता है. गुड ऑफिस एक जगह प्रोवाइड कर रहा है, एक बेस प्रोवाइड कर रहा है कि ठीक है आप डिस्कशन करना चाहते हो कर लो. बट इन द केस ऑफ मीडिएशन, मीडिएटर ऑल्सो प्रोवाइड सजेशन कि इस तरीके से आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो. और इसके दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, इंडिया से रिलेटेड है इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है. जो इंडस वाटर का कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें वर्ल्ड बैंक ने एक्ट किया था एज गुड ऑफिस एज वेल एज मीडिएटर. और इसके अलावा जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1970s में, ठीक है 1971 में, उसको रिजॉल्व कराने में सोवियत यूनियन ने काफी बड़ा रोल प्ले किया था. सोवियत यूनियन एक्टेड एज अ मीडिएटर इन रिजॉल्विंग द इंडो-पाक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1971. ठीक है. So these are the examples. Examples याद रखना, these are very important. Moving ahead to other ways. Number 3 is conciliation. Number 4 is arbitration. Conciliation में क्या होता है कि एक कमीशन बना दिया जाता है और उस कमीशन को बोला जाता है कि you have to examine the facts related to the dispute. जो भी dispute है उससे related जो भी facts हैं उसको examine करो and then वो जो examine किए fact उसको discuss करके, उसको study करके उसके बाद एक अवार्ड देना है, एक रिजल्ट देना है कि किस तरीके से उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. एंड देन वी हैव आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन एक ऐसा वे है ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट जिसमें जुडिशरी के बाहर अगर हमें जाके किसी डिस्प्यूट को सेटल करना है तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन आर्बिट्रेटर. इसमें एक पर्सन का या एक एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं. ये एक पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या एजेंसी भी हो सकती है. ठीक है. So if two parties which are in conflict, if they want to settle their disputes outside the judicial court, then they can opt for this way of settling dispute, that is arbitration. But do remember here,
that the arbitration's award or judgment is legally binding on both the sides. दोनों पार्टीज के ऊपर ये लीगली बाइंडिंग होगा, ठीक है। वो एक एग्रीमेंट बना लिया जाता है, उसमें पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जो भी आर्बिट्रेटर बोलेगा वो हम दोनों को मानना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज ऑफ सेटलिंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डू द पीएमआई एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। देखो प्री के लिए रेलेवेंट नहीं है बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले भी बताया है, इनफैक्ट ना के बराबर क्वेश्चन होते हैं। बट इस आर्टिकल का, इस न्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस में कहां पे लाई करेगा ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: there was no evidence of any shuttle diplomacy conducted by the UN Secretary General in resolution of Ukraine Russia crisis discuss। अब देखो ये क्वेश्चन आया आपके सामने, इसमें कीवर्ड्स आपको पकड़ने। फर्स्ट ऑफ ऑल शटल डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, और दूसरा शटल डिप्लोमेसी किसने कंडक्ट नहीं करी, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने नहीं करी, तो वो भी बताना है, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं ऑफ डूइंग दिस वो बताना है, और एग्जांपल्स जो कि हमने अभी डिस्कस किए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि भाई ये होती है शटल डेमोक्रेसी, ये किया जा सकता था बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, जो कि पहले भी किया गया है बाय यू थैंक एंड कोफी अन्नान, और ये तरीके थे जिसकी मदद से वो इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते थे, ठीक है। एंड इंटरव्यू के लिए भी सेम क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट स्टेप्स कुड द यूनाइटेड नेशन जनरल सेसी टेक टू होल्ड द रशियाज इन्वेजन ऑन यूक्रेन, क्या क्या स्टेप वो ले सकते थे जिसकी मदद से इस वॉर को रोका जा सकता था, ठीक है। सो दिस इज द पीएमआई एनालिसिस, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये करने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था। इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसी तरीके के टर्म्स को उठा के मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और फिर हमें लगता है कि यार ये तो टर्म हमने कभी सुनी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, पढ़ी तो थी बट आपने मीनिंग जानने की कोशिश नहीं करी, आपने कोशिश नहीं करी कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ऑलराइट। तो इस तरीके से ये पीएमआई एनालिसिस करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Alright, I hope this article is clear. Let's move ahead to another article, realizing the potential of Maitri and mateship. This article is all about completion of 75 years of diplomatic relations. 75 years of diplomatic relations of India and Australia. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 75 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन के पूरे हो गए हैं, और इसके उपलक्ष्य में ऑन द ओकेजन ऑफ दिस a virtual summit was held between the Prime Minister of India and Australia. एक वर्चुअल समिट हुई थी दोनों के बीच में, और ये पूरा का पूरा आर्टिकल उस वर्चुअल समिट में जो जो बातें हुई हैं उसके बारे में है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल। इसमें दो इंपॉर्टेंट अच्छी लाइंस थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप इन लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑन डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स बिकॉज बोथ आर एशियन एंड मॉडर्न कंट्रीज एंड कल्चर्स, वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड ऑप्टिमिज्म। This is how you can start your answer. With the help of this line, you can start any answer on India and Australia. है ना? Even our words for friendship have a similar ring. India says Maitri and Australian says mateship. जो फ्रेंडशिप के लिए हमारे टर्म्स यूज होते हैं वो भी एक सिमिलर टाइप के हैं, हम कहते हैं मैत्री और वो कहते हैं मेटशिप। तो दीज टू लाइन्स आर गुड। मुझे लगता है कि इन लाइन्स का आप इस्तेमाल अगर मेंस के आंसर में करोगे तो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, ठीक है। सो एक वर्चुअल समिट हुई थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ दैट वर्चुअल समिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बिकॉज 75 साल हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन को, तो क्वेश्चन बनता है। और ये जो वर्चुअल समिट में जितने पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं बस इतने भी लिख के आ जाओगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है, क्योंकि 200 वर्ड 250 वर्ड्स लिखने हैं, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, सबसे पहले जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुई थी इन द ईयर 2020, उसकी इंप्लीमेंटेशन को डिस्कस किया गया, रिव्यू किया गया, एंड ये रिजल्ट आया कि यस दैट पार्टनरशिप इज डूइंग वेरी वेल, ठीक है। उसके अलावा ये डिस्कशन किया गया कि 2020 के बाद से जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशन है वो एडवांस हो चुकी है इन साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, मैरीटाइम अफेयर्स, डिफेंस टाइज, इकोनॉमिक एंड बिजनेस लिंक्स एंड क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन, ठीक है। अदर देन दिस दोनों साइड्स जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की तरफ से न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स के एम्बिट में एक टाई किया जाएगा ताकि डेवलप हो सके टेक्नोलॉजी सच एज ग्रीन हाइड्रोजन एंड अल्ट्रा कॉस्ट
अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में, के फील्ड में बहुत जल्दी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टाई होगा, एक एमओयू होगा, एक पार्टनरशिप होगी, एग्रीमेंट होगा, ताकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है और सोलर एनर्जी है और जो अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उसके रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। ऑलराइट, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट टू अनलॉक ऑस्ट्रेलियन क्रिटिकल मिनरल्स। देखो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है, लाइक फॉर एग्जांपल लिथियम, लिथियम हो गया, ठीक है, इसके अलावा कैडमियम, एंड ऑल दीज क्रिटिकल मिनरल्स आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, और इसके लिए अभी हमारी डिपेंडेंसी किसके टुवर्ड्स है? चाइना की टुवर्ड्स है। तो इस टाई अप के बाद, इस एमओयू के बाद, इसके लिए ऑलरेडी एक एमओयू साइन हो चुका है। ठीक है, इस एमओयू के बाद हमारी डिपेंडेंसी कम होगी चाइना पे, एंड इट विल डेफिनेटली गिव अ बूस्ट टू इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। ऑलराइट, मूविंग अहेड, कोलैबोरेशन ऑन इनोवेशन, साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि चली आ रही है काफी टाइम से और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। देन एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी, एंड इसके अलावा बेंगलुरु में कंसलेट जनरल विल आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, मैत्री स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप्स विल बी प्रोवाइडेड टू द इंडियन स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन आल्सो हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज एजुकेशन सिस्टम। जो ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम है उसका एक्सपीरियंस देने के लिए मैत्री scholarships and fellowships will be provided to the Indian students. And finally, a dedicated center for Australia-India relations to deepen the friendship between the two countries will be established in the near future. So these are some of the points which were discussed during the virtual summit between India and Australia's Prime Minister. And who is the Australia's Prime Minister, by the way? Scott Morrison. All right, और इंडिया के तो पता ही होंगे यार। And now let's do the PMI analysis of this particular article. very important, इसमें से क्वेश्चन आई बिलीव आना चाहिए, और आज के जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में अगेन देयर इज नो रेलेवेंस, इंटरनेशनल रिलेशन से है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, मेंस में इसका काफी ज्यादा स्कोप है। एंड क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, डिस्कस द इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो पूरा लिख देना, जो भी वर्चुअल समिट में जितने भी पॉइंट्स हैं बस इतने भी लिख दोगे तो बहुत अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, और इसमें तो इंट्रोडक्शन के लिए भी मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए ऑलरेडी। इंट्रोडक्शन के लिए ये 2 पॉइंट्स यूज कर लो, ये वाले जो 2 पॉइंट्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े ये इंट्रोडक्शन के लिए यूज कर लो, और उसके बाद यू कैन मूव अहेड विद द पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग ऑफ वर्चुअल समिट, है ना। तो इतना काफी रहेगा। एंड इंटरव्यू में भी सिमिलर क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दैट फॉरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर वेल एस्टैब्लिश्ड? क्या लगता है आपको कि दोनों के बीच का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो वेल एस्टैब्लिश्ड है? तो यस, वेल एस्टैब्लिश्ड है, और उसके सपोर्ट में पॉइंट्स देना जरूरी है। यस मत क्या क्या आ जाना, हाँ जी एस्टैब्लिश्ड है, दिस शुड नॉट बी द आंसर। हाँ या ना में आंसर नहीं देना होता। अगर हाँ बोल रहे हैं तो उसके पीछे भी पॉइंट्स होने चाहिए, अगर ना बोल रहे हैं तो उसके पीछे भी पॉइंट्स होने चाहिए, उसके सपोर्ट। ऑलराइट, तो यस, the diplomatic relations between India and Australia are well established because of these points जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए in the virtual summit जो भी डिस्कस हुए थे between the prime minister of both the countries। ठीक है, I hope this PMI analysis is clear। इस तरीके से देखो करोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, एंड आपको खुद को करने की जरूरत नहीं है। I am here to do this for you। ऑलराइट, बस आपको सेशन देखना है जो भी 30-40 मिनट का होता है, उतने में आपका पूरा हिंदू कवर हो रहा है विद द डिटेल्ड एनालिसिस। राइट, जिसमें आर्टिकल्स भी हम समझ रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर कुछ और है तो वो भी पढ़ रहे हैं। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, विदर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब ये आर्टिकल बात कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की, जो कि इसके आर्टिकल की हेडिंग में ही मेंशन है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? जब कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रहने के दौरान गवर्नमेंट उसको क्या बेनिफिट दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, मेडिकल बेनिफिट दे रही है, या और कोई अदर बेनिफिट दे रही है। तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द एम्बिट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो ये उसी के बारे में है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का क्या हाल है और अनएम्प्लॉयमेंट का इनफैक्ट रिसेंटली क्या हाल है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, इसमें इश्यूज बताए हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है। ठीक है, तो एक सेंटर है फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, देयर इज अ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। उसके डेटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताई गई है, और ये कहता है दैट एवरेज अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट इज एट 9.04% इन 2021
and it is above 7% in the month of January February 2022 यानी कि this year, ठीक है. And the rural unemployment is 8.35% in month of February 2022, which means the rural employment is higher than the urban unemployment, ठीक है. इसके अलावा this is very important point, you should remember this. In India, labor laws do not provide any unemployment benefits. इंडिया में जो labor laws है उसमें किसी तरीके का कोई unemployment benefit provide नहीं होता. However, there are certain schemes and acts जिसके through unemployment allowances and other benefits are being provided by the government of India. ठीक है, जैसे कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना. आई होप आपने इसका नाम जरूर सुना होगा. नहीं सुना है तो आज सुन लेना, नो प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो सोशल सर्विस कोड था, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड. सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात नहीं की गई थी. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में जो आया है उसके अंडर भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात नहीं की गई थी. और इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी पार्लियामेंट में पूछा गया था कि व्हाई यू आर नॉट कीपिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस अंडर द सोशल सर्विस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ठीक है. तो इसके जवाब में गवर्नमेंट का आंसर ये आया था कि भाई क्योंकि ऑलरेडी ईएसआई एक्ट के अंडर, ठीक है, ईएसआईसी के अंडर ऑलरेडी वी आर प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो ताकि रिपीटेशन ना हो, डबल डिलीवरी ना हो, जिसकी वजह से हमने सोशल सिक्योरिटी कोड में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को नहीं रखा है, ठीक है. तो यही गवर्नमेंट का आंसर है और यही आपका आंसर भी होना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर आपसे पूछा जाता है तो. ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. क्या क्या एक्ट्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से रिलेटेड है. नंबर 1 इज राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना. पहला कौन सा है? राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, जो कि ईएसआईसी एक्ट के अंडर काम करता है, ठीक है, ईएसआईसी एक्ट के अंदर. Now, इसमें क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड टू दोज हु आर इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड. अब इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड यहाँ पे वर्ड मेंशन है. ऐसा नहीं है कि तुम काम करना नहीं चाहते हो, घर पे खाली बैठे हो और सरकार से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है. या फिर अब 2 साल काम कर लिए यार, अब मन नहीं है काम करने का, 1 साल घर बैठ जाता हूँ, सरकार तो है, सरकार अलाउंस तो दे ही देगी, ऐसा नहीं है. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है. टू द इंश्योर्ड पर्सन हु हैव मेड कंट्रीब्यूशन फॉर 2 years टू ईएसआईसी, जिसने मिनिमम 2 साल का ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको ही अनएम्प्लॉयमेंट मिला, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है अंडर दिस योजना. एंड कितना दिया जाता है? 50% ऑफ द लास्ट एवरेज डेली वेज फॉर द फर्स्ट 12 months एंड फॉर द नेक्स्ट 12 months 25% ऑफ द लास्ट एवरेज डेली वेज, ठीक है. जो लास्ट ड्रॉन डेली वेज है उसका 50% फॉर द फर्स्ट 12 month एंड जो लास्ट ड्रॉन डेली वेज है उसका 25% फॉर द नेक्स्ट 12 months. ऑलराइट, मतलब 24 महीने का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है. पहले 12 महीने में 50% और अगले 12 महीने में 25%. ऑलराइट, एंड देन इट कवर्स अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिट्रेंचमेंट और क्लोजर और परमानेंट इनवैलिडिटी, ठीक है. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मन कर रहा है अब यार बहुत थक गया, अब नहीं काम करना, तब नहीं मिलेगा. ऑलराइट, and it also provides medical care during unemployment period. मेडिकल केयर भी दिया जाता है अंडर दिस योजना, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल योजना बट इट इज नॉट मच सक्सेसफुल आई वुड से, क्योंकि इससे रिलेटेड भी डेटा गिवन है आगे इसी आर्टिकल में. एंड देन वी हैव अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना अंडर विच इंश्योर्ड पर्संस, जो ऑलरेडी इंश्योर्ड पर्संस है. बीमित व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? बीमित व्यक्ति का मतलब हुआ इंश्योर्ड पर्संस, इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है. So under this what happens is that the already insured persons are provided unemployment allowance at the rate of 50% of the average per day earning for 90 days. इसमें कितने दिन का मिलता है? 90 days का मिलता है, ये याद रखना. This unemployment allowance is provided for 90 days. It was launched as a pilot project for a period of 2 years, but looking at the unemployment situation during the COVID-19, it was extended by the government of India, ठीक है. And there is one more thing which is contributing towards the unemployment benefits to the unemployed person, which is Industrial Disputes Act of 1947. Under this what happens is that जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं जिनके पास 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, they provide retrenchment compensation of 15 days of average pay. Retrenchment compensation of 15 days of average pay in case they lose jobs
ड्यू टू गवर्नमेंट सैंक्शनड वर्कर्स रीइंट्रेंचमेंट और क्लोजर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। कुछ समझ नहीं आया? कुछ समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, ब्रेक करके पढ़ते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी नौकरी चली जाती है ड्यू टू गवर्नमेंट सैंक्शनड वर्कर्स रिट्रेंचमेंट या फिर एस्टैब्लिशमेंट के बंद होने की वजह से, तो इन दैट केस जहां से नौकरी गई है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन ऑफ 15 डेज ऑफ एवरेज पे। जो भी एवरेज पे है उसके 15 दिन के हिसाब से, जैसे मान लो 3000 का एवरेज पे है तो 1500 रुपए मिलेंगे, एंड दिस 1500, दिस 1500 विल बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एंड नॉट द गवर्नमेंट। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे गवर्नमेंट पे कुछ भी नहीं दे रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयर देता है, ठीक है। So these are the three most important you can say policies or programs or schemes related to the unemployment benefits. Now what are the issues with these? इसके साथ issues भी हैं, तीनों के साथ issues हैं। पहले अगर हम राजीव गांधी की बात करें, जो RGSKY है, उसकी बात करें तो only 0.043% of the employees availed the unemployment allowance। अब देखो इसका मतलब ये है कि या तो अनएम्प्लॉयड लोग ही नहीं है हमारे देश में, जितने भी ओवरऑल एम्प्लॉयड पर्संस हैं जो कि ESIC के पास है, ESIC के अंडर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयड पर्संस हैं, उसका केवल 0.043% लोगों को इसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2007-8 टू 2019-20। अब इसका मतलब यह हुआ कि या तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, कि केवल इतने ही लोग अनएम्प्लॉयड हुए इस पीरियड में, पर ये तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कोविड में भी कितनी ज्यादा बढ़ी थी, और उससे पहले कुछ टाइम पहले अनएम्प्लॉयमेंट अपने 50-70 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही थी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, दैट मीन्स इट इज यू कैन से दिस स्कीम इज नॉट दैट मच सक्सेसफुल जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस शेयर in total cash expenditure of ESIC range from just 0.25 to 0.99%। यानी ESIC का जो खर्चा होता है टोटल, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का पार्ट है वो केवल 0.25% से लेके 0.99%, मतलब 1% भी नहीं है। तो अगेन इसका मतलब ये है या तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है ना, या तो फिर ये ढंग से काम नहीं कर रही है स्कीम, है ना। एंड अंडर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फॉर दिस मच पीरियड ओनली 120 क्लेम्स वर मेड, और जो कि एवरेज कितना है ₹73। 73 रुपए का एवरेज क्लेम आप दे रहे हो, क्या ही हो जाएगा 73 रुपए में भाई, है ना। एंड फाइनली ये जो हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पढ़ा IDA, उसमें कुछ स्टेट्स ने क्या करा कि जो वो 100 वर्कर्स की थ्रेशोल्ड हमने यहाँ पे पढ़ी थी, देखो कितनी थी, 100 वर्कर्स का थ्रेशोल्ड था कि 100 या 100 से ज्यादा वर्कर होंगे तो ये रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन देना पड़ेगा, राइट। कुछ स्टेट्स ने अमेंड करके क्या करा कि इसको 300 कर दिया, तो अब 300 कर दिया तो बहुत सारी कंपनीज इसके एम्बिट से बाहर हो गई, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। अब अगेन मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सिर्फ इश्यूज बताने से नहीं होगा, इश्यूज बताने से नहीं होगा, आप कल को IAS बनोगे नॉट जस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो फॉर आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम आपके पास है, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब उसको लेके बैठे रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई आके आपकी सोल्यूशन सॉल्व करके नहीं देगा, आपके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए? ये 3 सोल्यूशन हो सकते हैं इन माय ओपिनियन। सोशल सिक्योरिटी कोड को सबसे पहले तो इंप्लीमेंट करो और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का प्रोविजन डालो, क्योंकि अगर ये स्कीम इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो इन स्कीम्स के अलावा देयर इज अ नीड टू पुट द provisions of unemployment benefits into the labor laws directly, ठीक है, and this can be done by amending the social security code। Number 2, laws and welfare schemes जो हैं that must offer relief to the marginalized worker जो कि बहुत जगह से वोल्ट खाते हुए चलते हैं, ठीक है। एंड फाइनली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी होना चाहिए, लाइक वी हैव मनरेगा जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसी ऑन द सेम लाइंस वी शुड हैव एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ऑल्सो, ठीक है, जिससे काफी ज्यादा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पे काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। ऑलराइट, तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। नाउ इसका स्कोप तीनों में है, PMI, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों में इसका स्कोप है। अब प्री में तो देखो 2 स्कीम्स हमने पढ़ी, 3 इनफैक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी पढ़ा और 2 स्कीम्स पढ़ी, ठीक है। इन तीनों में से किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है।
So consider the following statements with respect to Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana, and you have to identify the correct or incorrect statement. And the statement can be like कि under this Yojana, 50% of the average of the last drawn average annual pay is provided for a period of 24 months. तो क्या 24 months के लिए 50% देते हैं? नहीं. कितना देते हैं? 12 months के लिए 50% एंड रेस्ट ऑफ द 12 months के लिए कितना 25%. ऑलराइट, इसी तरीके से 2-3 स्टेटमेंट्स और हो सकती हैं. एंड अगेन एक स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि क्या मेडिकल बेनिफिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर दिस योजना, बट दिस स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज मेडिकल बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड अंडर दिस योजना, राइट. एंड अगेन जो क्वेश्चन हो सकता है वो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पे भी हो सकता है एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पे भी हो सकता है. सो एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड इन दैट केस यू कांट से कि ये क्वेश्चन तो यार बनता ही नहीं था, ये कहां से उठा के पूछ लिया. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का तो कोई बात ही नहीं हो रही थी, बट आपने ध्यान नहीं दिया. आपने क्या करा, अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू था, ऊपर से पढ़ लिया और उसको खत्म कर दिया. आपने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है क्या. ऑलराइट, नाउ मेंस में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. GS2 के सोशल इश्यूज वाले पार्ट में क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है. द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टू एक्सटेंड द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू द अनएम्प्लॉयड पर्संस डिस्कस इन द लाइट ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व्ड. अब देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की बात हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया डिस्कस इन द लाइट ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व्ड. तो पहले आपको इश्यूज भी बताने पड़ेंगे एंड देन यू शुड गो टू द सोल्यूशन. उसके बाद आपको किसके पास जाना पड़ेगा, सॉल्यूशंस के पास. ऑलराइट, एंड इंटरव्यू में ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना गूगली क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट इज फेल्ड इन प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू द अनएम्प्लॉयड पर्संस? क्या आपको लगता है गवर्नमेंट फेल हो गई है? तो कभी हाँ मत कह देना कि हाँ जी गवर्नमेंट तो फेल है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है. अपने भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखो और गवर्नमेंट की मैं ये नहीं कह रहा कि तारीफ ही करते रहो, ठीक है, थोड़े बहुत लूप होल्स बताओ कि यस इश्यूज हैं, बट उस इश्यूज के अलावा गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया भी है, ठीक है ना. So I hope this PMI analysis of this particular article is clear. Let's move ahead to another very important article which is about the Sri Lanka's economic crisis. श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, हम सब जानते हैं. 7-7 8-8 घंटे का पावर कट चल रहा है, फ्यूल उनके पास है नहीं, उनकी करेंसी 200 के पार हो गई है अगेंस्ट द US डॉलर, इन्फ्लेशन 16-17% के हिसाब से चल रहा है. तो इकोनॉमिक क्राइसिस बड़ा ह्यूज है श्रीलंका में. तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस हुआ है कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ दिस एग्रेवेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका एंड क्या उसके अभी जो इकोनॉमी है एज अ होल उसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं और इंडिया ने क्या सपोर्ट किया है. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल. तो दीज आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस. ठीक है, क्या क्या रीजंस मेंशन है. तो पहला रीजन तो देखो रीजन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी पैंडेमिक की वजह से श्रीलंका में, क्योंकि जो श्रीलंका की इकोनॉमी का मेजर पार्ट है वो टूरिज्म से आता है. हम सब जानते हैं कोविड के टाइम टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया था. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सबसे ज्यादा डेंट लगा था ड्यूरिंग कोविड-19. ठीक है, तो अब क्योंकि इनकी इकोनॉमी ज्यादातर टूरिज्म पे डिपेंड होती है और रेमिटेंसेस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो ये दोनों ही चीजें बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई थी ड्यूरिंग द पैंडेमिक. तो नंबर 1, ड्यूरिंग फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक थाउजेंड्स ऑफ श्रीलंकन लेबर्स इन द वेस्टर्न एशियन कंट्रीज वापस आ गए और अनएम्प्लॉयड वापस आए. और जब वो लोग वापस आएंगे तो उनका बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, श्रीलंका की इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2 इज गारमेंट फैक्ट्रीज और टी एस्टेट जो थी श्रीलंका में, जो कि टी एस्टेट भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन द इकोनॉमी ऑफ द श्रीलंका, वो भी फेल हो गई थी क्योंकि इन्फेक्शन तो भाई कोविड का इन्फेक्शन तो सब जगह फैला था. तो टी एस्टेट में काम करने वाले लोगों में भी फैला, गारमेंट वालों में भी फैला, जिसकी वजह से ये ढंग से काम नहीं कर पाया. एंड अगेन ड्यू टू वेरियस लॉसेस बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट बंद हो गए. अब एस्टैब्लिशमेंट बंद हो गए तो जो लोग उसमें काम कर रहे थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए और उन अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का बर्डन किस पे आया, डायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर. तो जो इकोनॉमी थी उसने नीचे गिरना शुरू किया एंड एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस एंड टूरिज्म वर ब्रूटली हिट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया. एंड इसके अलावा कुछ टाइम पहले आई डोंट नो कि क्या रैशनल था श्रीलंका की गवर्नमेंट का कि चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे शुरू कर दोगे भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी तो खर्चा होता है ना. जो मैन मेड
जो नेचुरल चीजें उसमें लगानी है उसमें तो खर्चा हो रहा है, तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वाला, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो डिसीजन था वो भी फेल हो गया, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका, ऑलराइट, and these are some of the major macroeconomic indicators, like Sri Lankan rupee has fallen to nearly 265 against the US dollar. ये याद मत रखना, more than 250 लिख सकते हो in examination because ये तो daily change होता है. Inflation is at 16.8%. इसको आप अपने एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो that for a very long period of time the inflation in Sri Lanka is in the double digits, ठीक है. And foreign reserves stood at $2.31 billion, just $2.31 billion at the end of February. So these are some of the macroeconomic indicators from Sri Lanka जो कि अभी निकल के आ रहे हैं. इंडिया ने क्या सपोर्ट किया है? इंडिया ने 2022 में, जनवरी 2022 में $2.4 बिलियन का सपोर्ट अनाउंस किया था, इंक्लूडिंग $400 मिलियन RBI करेंसी स्वैप, $500 मिलियन लोन डिफरमेंट एंड अदर क्रेडिट लाइंस फॉर अदर बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड हो गया, फ्यूल हो गया and other things, ठीक है. मूविंग अहेड टू द PMI एनालिसिस, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है. अब देखो श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस है तो क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, यही कि क्या रीजन थे, और दूसरा कि क्या इंडिया की तरफ से क्या सपोर्ट हुआ है. इसमें एक चीज और मैं बता दूं, अभी अभी कुछ टाइम पहले ही श्रीलंका ने चाइना से डिमांड करी है कि भाई आप हमें $2.5 बिलियन की मदद दो, सपोर्ट दो, ठीक है. तो ये भी एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई जो चाइना ने अगर श्रीलंका को सपोर्ट किया, जो कि ऑलरेडी वो उसके कई पोर्ट्स के ऊपर भी कब्जा करके बैठा है और ये सपोर्ट भी आ गया, तो इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है. नाउ प्री में इसका स्कोप बन सकता है बिकॉज देयर आर वेरियस पॉइंट्स जो कि श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. So you have to consider the following statement with respect to Sri Lanka's economic crisis and you have to identify the correct or incorrect statement. और उनमें से कुछ भी statements हो सकती हैं जो कि हमने अभी डिस्कस करी. एंड मेंस में जो इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: इन द लाइट ऑफ recent economic crisis in Sri Lanka, discuss the impact of China support to Sri Lanka on India. Very very important question. ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. अगर श्रीलंका और चाइना के बीच में संधि हो जाती है, दोस्ती हो जाती है गहरी, ठीक है, यानी कि चाइना सक्सेसफुल हो जाता है इन कन्विंसिंग श्रीलंका कि आप इंडिया के टुवर्ड्स होस्टाइल हो जाओ, तो इंडिया के ऊपर आप समझ सकते हो कि क्या इंपैक्ट है. ऊपर से चाइना मारेगा, नीचे से श्रीलंका मारेगा. बट यस, ऐसा आई डोंट थिंक कि कभी बहुत ज्यादा उसमें ऐसा हो पाएगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले नेपाल जैसे छोटे मोटे कंट्री भी हमें आंख दिखा रहे थे, बट आज सब कुछ हमने ठीक कर लिया. तो हमारी जो डिप्लोमेसी वाला जो है, जो हमारा फॉरेन डिप्लोमेसी है, वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब है इन सच केसेस. और वैसे भी श्रीलंका जैसे छोटे मोटे कंट्रीज जो कि इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो ऐसी गलती नहीं करेगा. अब इंटरव्यू में व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चाइना सपोर्ट टू श्रीलंका इन इंडिया, द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू एज. ऑलराइट, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे. देखो ये लास्ट आर्टिकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पड़ोस के बारे में है, पाकिस्तान के बारे में है, तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. तो इसमें कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या है इसमें, कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, अब उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होने वाला है पार्लियामेंट में. और ऐसा पूरा माना जा रहा है कि जितना भी मेजोरिटी चाहिए अपोजिशन को टू गेन दिस नो कॉन्फिडेंस, वो उनको मिल जाएगा, ठीक है. और ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि शहबाज शरीफ अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो कि अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है पाकिस्तान के, वो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है. और इनकी पार्टी का नाम याद रख लो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग. पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ये प्रेसिडेंट है, इनका प्राइम मिनिस्टर बनना लगभग तय है, ठीक है. तो देखते हैं आखिर आगे होता है कि नहीं होता. अब इसमें से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऑफ कोर्स, एटलीस्ट यूपीएससी में तो नहीं आने वाला. बट यस, क्योंकि हमारे पड़ोस की बात है, तो हमारी दाल में कितना भी नमक कम हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पड़ोस की दाल में कितना नमक है वो हमें पता होना चाहिए, है ना. तो यही वो पड़ोस की दाल है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है. ऑलराइट, so guys, that's it for the today's session. I hope all the articles and all the PMI analysis of all the articles are clear. If you have enjoyed the session, hit the like button. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.